नमस्कार। आज हम संगीत विषय की कक्षा इस उम्मीद के साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे। तो आज हम म्यूजिक सब्जेक्ट के अंतर्गत एक ऐसे महान संगीतज्ञ के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने गायकी से अग्नि उत्पन्न कर दी थी। ये महान शास्त्रीय गायक तानसेन थे, है ना। यानी जिनका नाम है तानसेन। ठीक है। तानसेन के जन्म के विषय में विद्वानों के अनेकों मत हैं, किंतु ज्यादातर मत यह है कि इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट गांव में हुआ था। यानी तानसेन का जन्म सन 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक गांव में हुआ था। तानसेन का बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। उनके बचपन का नाम तन्ना मिश्र था और उनके पिताजी का नाम मकरंद पांडे था। ऐसा कहा जाता है कि मकरंद पांडे बहुत दिन से संतानहीन थे, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है कि पांडे जी की भेंट एक फकीर से हुई जिसका नाम मोहम्मद गौस था। उस फकीर के आशीर्वाद स्वरूप तानसेन का जन्म हुआ। माता पिता के अकेले पुत्र रहने के कारण तानसेन को बहुत लाड प्यार मिला, जिस वजह से ये बहुत उदंड हो गए थे, है ना। शरारत करते थे बहुत ज्यादा, अपने आवाज से लोगों को भयभीत कर दिया करते थे, क्योंकि वो हिंसक पशुओं की आवाज निकालने की कला उनको मतलब थी, है ना। यानी वो हिंसक पशु, पक्षी, अन्य जानवरों की भी आवाजें निकाल लिया करते थे, जिससे लोग डर जाते थे। एक दिन की घटना है कि स्वामी हरिदास जी अपनी मंडली के साथ जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। अब स्वामी हरिदास जी कौन थे, थोड़ा सा ये भी जान लेना जरूरी है। स्वामी हरिदास जी एक महान संत थे, है ना। एक महान संत थे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़े संगीत के विद्वान थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो गाना अपना प्रारंभ करते थे, प्रकृति भी एकदम जो है मुग्ध हो जाती थी। तो स्वामी हरिदास जी और उनकी मंडली को देखकर तानसेन को शरारत सूझ गई और वो एक पेड़ के आड़ में शेर की आवाज निकालना शुरू कर दिए। कौन? यानी तानसेन ने इन लोगों को जब देखा तो एक पेड़ की आड़ लेकर शेर की आवाज निकालना शुरू कर दी। अब क्या होता
होता है कि आवाज सुन करके सभी लोग भयभीत होने लगे, पूरी मंडली जो है डरने लगी, क्या होगा। इतने में ही बालक तानसेन, जिनका बचपन का नाम तन्ना मिश्र था, वे अचानक प्रकट हो गए और हंसना शुरू कर दिया। उससे स्वामी हरिदास जी क्रोधित नहीं हुए, गुस्से में नहीं आए, बहुत प्रसन्न हुए और तानसेन के पिता से तानसेन को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांग ली। उन्होंने कहा ये बालक जो है बहुत प्रतिभावान है, इसके अंदर प्राकृतिक प्रतिभा है, ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, आप इसे मेरे साथ जाने दीजिए और मैं इसे संगीत की शिक्षा दूंगा। पांडे जी को बात समझ में आ गई, कहा ठीक है ले जाइए। अब इसके बाद स्वामी हरिदास जी ने बालक तन्ना मिश्र को अपने साथ वृंदावन ले गए। वहां पर उन्होंने तन्ना मिश्र को 10 वर्षों तक संगीत की गहन शिक्षा दी। उसी के दौरान तानसेन को यह पता चला कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, यानी उनके पिताश्री अस्वस्थ चल रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने गुरु स्वामी हरिदास जी से आज्ञा लेकर घर की ओर लौट गए। वहां जाने के कुछ दिनों पश्चात उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले उनके पिता मकरंद पांडे जी ने कहा, किससे? तानसेन से, है ना? तानसेन से बुलवा कर कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस नाम के फकीर से हुआ है, उनके आशीर्वाद स्वरूप हुआ है। किसके? मोहम्मद गौस नामक जो फकीर थे, यानी मोहम्मद, उस फकीर का नाम था क्या था? मोहम्मद गौस। तो उस फकीर के आशीर्वाद स्वरूप हुआ है, इसलिए उनकी आज्ञा हमेशा मानना, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना। तानसेन ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। भाई जब उनके आशीर्वाद स्वरूप जन्म हुआ तो बिल्कुल हम आपकी बात जो है सदैव याद रखेंगे। हम उनकी मतलब जो है उस फकीर की, यानी मोहम्मद गौस जी की आज्ञा का पालन सदैव करेंगे। तो हरिदास जी से, यानी स्वामी हरिदास जी से आज्ञा लेकर तानसेन मोहम्मद गौस के पास रहने लगे, लेकिन अपने संगीत की साधना नहीं छोड़ी। हमेशा जो है संगीत उनके जहन में रहता था, मतलब उनके ध्यान में हमेशा जो है संगीत बस गया था हमेशा के लिए। इसलिए जो है वो सदैव संगीत को ध्यान में रखकर साधना करते थे। उसी बीच ग्वालियर की विधवा महारानी मृगनयनी का गायन सुनने उनके मंदिर चला जाया करते थे। मतलब हमेशा संगीत की साधना तो करते ही थे, ध्यान तो करते ही थे, लेकिन उन्हें जब पता चला कि जो है एक कुशल गायिका
रानी मृगनयनी हैं, तो उनका गायन सुनने जाया करते थे। वहां पर रानी मृगनयनी ने अपनी दासी हुसैनी के साथ तानसेन का विवाह करा दिया। तानसेन को 4 पुत्र हुए। एक का नाम था शरद सेन, फिर सूरत सेन, तरंग सेन और बिलास खां। ये 4 पुत्र हुए और एक पुत्री सरस्वती हुई। एक दिन की बात है जब बहुत विख्यात हो गए तानसेन, जब हो गए अपनी गायकी से लोगों को जब प्रभावित करना शुरू कर दिया, तो रीवा नरेश महाराज रामचंद्र अपने यहाँ राजगायक नियुक्त कर लिया। किसको? तानसेन को। जब वो विख्यात हो गए, उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी है, तो रीवा नरेश रामचंद्र ने अपने यहाँ राजगायक के रूप में उनको नियुक्त कर लिया है। जब गायक के रूप में वो नियुक्त हो गए तो वहां भी रहने लगे। लेकिन समय का चक्र बदला और रामचंद्र ने बादशाह अकबर को प्रसन्न करने के लिए बादशाह अकबर को प्रसन्न करने के लिए तानसेन को भेंट स्वरूप उनके वहां पहुंचा दिया, क्योंकि रामचंद्र और अकबर में बहुत घनिष्ठ संबंध थे। अकबर तानसेन को पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो भी एक संगीत का प्रेमी था और संगीत को बहुत सुना करता था, बहुत दिल से सुना करता था। इसलिए जो है तानसेन जब उसे मिले तो बहुत प्रसन्नता हुई और बादशाह अकबर ने अपने यहाँ उनको 9 रत्नों में शामिल किया, है ना। यानी तानसेन को बादशाह अकबर के यहाँ 9 रत्नों में जगह मिली, है ना। इस कारण अन्य गायक जलना शुरू कर दिए, है ना। तानसेन से जब वहां भी बहुत प्रसिद्ध होते गए, है ना, उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलती ही गई, है ना, तो अन्य गायक जो थे वो भी डरने लगे, जलने लगे। अब उन्होंने सोचा इस तानसेन को कैसे मिटाया जाए, है ना। सोचते सोचते सभी ने मिलकर एक युक्ति निकाली। सबने जाकर के बादशाह अकबर से मिले, सबने जाकर के क्या हुआ, बादशाह अकबर से कहा कि राग दीपक तानसेन के द्वारा गवाया जाए और देखा जाए कि इस राग में क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इस राग से क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि ये तानसेन के अलावा और कोई गा नहीं सकता, ये बात बादशाह अकबर को जम गई। बोला ठीक है। उन्होंने तानसेन को बुला करके कहा कि दीपक राग सुननी है और आप सुनाए। तानसेन ने बहुत समझाया कि दीपक राग गाना बहुत खतरनाक है, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बादशाह ने एक भी न सुनी। उन्हें तो अपनी धुन प्यारी
शादी थी। कहने का मतलब अपने आगे उस बादशाह ने किसी की नहीं सुनी, मतलब तानसेन की नहीं सुनी। और सब तो कहने ही आए थे कि मतलब दीपक राग गवाया जाए। तानसेन ने समझाया कि दीपक राग गाने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बादशाह ने अपने आगे तानसेन की नहीं चलने दी, है ना। अतः तानसेन ने दीपक राग गाना शुरू किया। जैसे राग गाना प्रारंभ किया, प्रचंड गर्मी फैलने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि जो है लपटें चारों ओर फैलने लगी और सभी श्रोतागण भाग निकले। जो वहां पर जितने लोग भी सुनने वाले थे, सभी लोग वहां से चलते बने। इतनी भयानक गर्मी पैदा होने लगी, लेकिन तानसेन का शरीर जलने लगा। अब तो और समस्या उत्पन्न हो गई, कैसे बुझाई जाए। तब उनकी पुत्री सरस्वती ने राग मेघ गा करके अपने पिता तानसेन की जीवन रक्षा की और उनका प्राण बचा। इसके बाद तानसेन ने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि मेरे अलावा और कोई इस राज्य में नहीं गाएगा। अगर किसी ने गाया तो उसे मुझसे प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, और जो हारेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब तानसेन ने ऐसी घोषणा करा दी कि अब मेरे अलावा कोई नहीं गाएगा, केवल मैं गाऊंगा। अगर कोई और गाता है तो उसे मेरे साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, और जो हारेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि जितने राज्य में गाने वाले थे सब आश्चर्य में पड़ गए, क्या होगा। जिसने जिसने गाने की हिम्मत की उसको तानसेन से कंपटीशन करना पड़ा, और तानसेन से कोई नहीं जीत पाता था। सब मारे गए, जो मतलब गाया सब मारे गए, क्योंकि तानसेन को हराने वाला कोई था नहीं। उसके बाद एक दिन बैजू बावरा से उनका कंपटीशन होने लगा। किसका? तानसेन का। क्योंकि बैजू बावरा ने गाया, बात वही आई कि कंपटीशन करना है। बैजू बावरा भी तानसेन के समकालीन था, कोई टेंशन थी नहीं, शुरू कर दिया। अब दोनों में हुआ भयानक कंपटीशन हुआ। अंत में बैजू बावरा ने तानसेन को हरा ही दिया। लेकिन उन्होंने तानसेन को मृत्यु दंड नहीं दिलवाया, है ना। उन्होंने तानसेन को मृत्यु दंड नहीं दिलवाया। इससे पता चलता है कि बैजू बावरा का हृदय कितना विशाल रहा होगा। तानसेन जब बच गए, बहुत सारे रागों की रचना की, उससे पहले भी किए होंगे, लेकिन अब कहानी समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब ये बता देना चाहिए, मतलब जो है कुछ रागों का जो है उल्लेख कर देना चाहिए। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत सारे रागों की रचना की, जैसे मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार,
मियाँ की सारंग, दरबारी कांगड़ा इत्यादि। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक रबाब नामक यंत्र भी बनाया, जो एक वाद्य यंत्र है। सन 1585 ईस्वी में दिल्ली में भी तानसेन की मृत्यु हो गई। उनकी जो जब मृत्यु हो गई, उसके पश्चात उन्हें उसी गुलाम गौस नामक फकीर के समीप ही, मतलब जहां उस फकीर की कब्र थी, वहीं पर या उसी के पास में तानसेन की भी कब्र बनाई गई और वहीं उन्हें दफना दिया गया। उनके स्मृति में प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम रखा जाता है, यानी तानसेन की याद में प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम रखा जाता है, जो मतलब शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है ना, बहुत विशाल कार्यक्रम रखा जाता है और अच्छे अच्छे कलाकार वहां पर जाते हैं और अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। तो आई होप कि ये कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। आप सब इस पर चिंतन करें, संगीत का अभ्यास करें। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करें, जो भी हमसे सहयोग हो पाएगा आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हैं और रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।